Hello, class 8. Let us begin with our same chapter, that is chapter 4, Tribal Societies and the Colonial State. So, we have seen till now Coal Revolt, Khon Revolt, Santhal Revolt. जैसे संथाल रिवोल्ट भी कहते हैं. Okay, next we are going to see the Munda Rebellion today. Only Munda Rebellion, which held between 1895 to 1900. मुंडा रेबेलियन पढ़ने से पहले आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैंने संथाल रेबेलियन के बारे में आपको पढ़ाया है. तो लेट अस बिगिन दिस टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम. द मुंडा रेबेलियन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. मुंडा रेबेलियन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग्स में काउंट किया जाता है और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं. जो किसके अगेंस्ट था? जो अगेंस्ट था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट. द मुंडास इनहैबिटेड द रीजन अराउंड रांची. इनका जो इनहैबिटेशन था यानी जो रहते थे तो बेसिकली छोटा नागपुर में रहते थे, और जिसे आज हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट डे आज हम उसे झारखंड के नाम से जानते हैं. तो लेट अस सी कि वेयर दिस मूवमेंट स्टार्टेड. तो ये बिरसा मुंडा करके एक पर्सन थे जिनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहते थे, ग्रेट भगवान. तो फिर उसमें क्या होता है, जो बिरसा मुंडा जो थे इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया रांची से. ये कब की बात है? ये बात है 1899 से 1900 के बीच की. तो उससे पहले देखते हैं कि इनके पास क्या राइट्स थे, क्यों ये अगेंस्ट चले गए ब्रिटिश के. ट्रेडिशनली दे एंजॉयड अ प्रेफरेंशियल रेंट रेट एज द खंत कल्तिलदार ऑफ फॉरेस्ट. बेसिकली पहले तो ये सारे राइट्स एंजॉय करते थे, लैंड ओनरशिप इनके पास होती थी. और खंत कल्तिलदार का मतलब होता है जो फॉरेस्ट को क्लियरिंग करते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया था, हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे हमारे पास. और हमने क्या पढ़ा था? हमने पैस्टोरलिस्ट भी पढ़ा था, हाँ, और सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट भी पढ़े थे. तो ये लोग जो थे, ये लोग किस में काउंट होते थे? ये लोग काउंट होते थे खन कल्तिलदार में. However, during the 19th century, many non-tribal जागीरदार्स and जमींदार्स migrated to traditional tribal areas. अब 19th century के टाइम पर होता क्या है, जो नॉन ट्राइबल यानी जो ट्राइब्स नहीं हैं, वो जागीरदार, ज़मींदार, ये सब माइग्रेट होकर कहाँ आते हैं? इनके एरियाज़ में एंटर हो जाते हैं. दे ग्रैब्ड द लैंड ओन्ड बाय द ट्राइबल ग्रुप्स. और वो क्या करते हैं, जो इनकी ओनरशिप थी ना, जो ट्राइबल्स थे, मुंडा जो है, ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में एक ट्राइब है. ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, संथाल्स पढ़ाया था, खॉन्स पढ़ाया था, कोल्स पढ़ाया था, वैसे ही मुंडा भी एक ट्राइब थी. तो ये इनके एरियाज़ में आते हैं और धीरे धीरे इनकी लैंड की ओनरशिप इनसे एक्वायर कर लेते हैं. इन ड्यू कोर्स द ट्राइबल्स वर कंपेल्ड टू वर्क एज लेबरर्स अंडर एक्सप्लॉयटेटिव नॉन ट्राइबल पीपल. अब साथ ही साथ में क्या होने लगा, जो ट्राइबल्स थे इनको कंपेल किया जाता था, इनको फोर्स किया जाता था कि वो कैसे वर्क करें, एज ए लेबरर्स वर्क करें. वो भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन फेस करते थे. रीज़न अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया कि जो ट्राइबल्स थे पहले इनके पास अपनी ओनरशिप थी, एकदम ओपनली ये लोग रहते थे, कोई बैरियर्स नहीं थे. लेकिन अब क्या हुआ, अपनी ही ज़मीनों पे ये क्या बन गए? लेबर बन गए एक तरीके से. दिस सिस्टम वॉज लोकली कॉल्ड बेतबेगारी और फोर्स लेबर. तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? या तो इसे हम कहते हैं फोर्स लेबर, या फिर हम इसे कहते हैं बेतबेगारी, जहाँ पर आप उसको क्या कर रहे हो? फोर्सफुली उससे वर्क करा रहे हो. अच्छा, फोर्स लेबर कौन सी होती है? जब हम उससे लो वेजेस में उससे वर्क कराते हैं, या तो उसको वेजेस नहीं देते हैं या उसको बहुत कम वेजेस देते हैं. अब जब आप उसको लो वेजेस देते हो तो यानी उसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही है. जब नीड्स पूरी नहीं होती है तो वो पर्सन किसके पास मूव ऑन करता है? वो जाता है मनी लेंडर के पास. मनी लेंडर वाला पर्सन क्या करता है? इसको मनी लेंड करते थे. मनी लेंड करते थे तो वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में करते थे, जिसमें क्या होता था, ये पर्सन्स, ये लोग जो थे, कभी इनका रीपेमेंट यानी जो लोन, एक तरीके से कर्जा जो होता था, उसका रीपेमेंट चुका ही नहीं पाते थे. तो ये इसी साइकिल में क्या रह जाते थे? ट्रैप हो जाते थे, फंस जाते थे. In 1830, the Mundas rose in revolt against the system for the first time, but were crushed by the EEIC. 1830s में जो मुंडास ने सबसे पहले रिवोल्ट स्टार्ट किया इस सिस्टम के खिलाफ. ये जो सारा सिस्टम था, इनकी लैंड ओनरशिप ले ली गई थी. तो लेकिन हुआ क्या, ये सब क्रश कर दिया गया. ये बात है 1830s की. किसने क्रश कर दिया इनको? EEIC ने इनको क्रश कर दिया. इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th century, when the monsoons failed, the situation became worse. Faced with starvation and epidemics, the Mundas led by बिरसा मुंडा रोज इन रेबेलियन अगेन. अब जब 19th सेंचुरी की अगर लास्ट डिकेड देखते हैं, मतलब लास्ट के कुछ साल देखते हैं,
तो मॉनसून उस टाइम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, जैसे सिचुएशन वर्स हो जाती है एकदम। एंड क्या फेस करते हैं ट्राइबल्स, ये ट्राइब्स फेस करते हैं स्टारवेशन यानी शॉर्टेज ऑफ फूड, एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स का मतलब होता है कोई डिसीज़ बुरी तरीके से क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। तो मुंडास के जो लीडर थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा, ये क्या करते हैं, एक बार फिर से रेबेलियन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दिस रेबेलियन कॉल्ड उल्गुलान तो एम्ड टू ड्राइव अवे द ब्रिटिश एंड एस्टैब्लिश मुंडा राज और द रूल ऑफ द मुंडा। तो इस रेबेलियन का जो बेसिकली मकसद था वो था उल्गुलान का मतलब होता है ग्रेट रेवोल्यूशन। बेसिकली इसका एम ये था कि ब्रिटिश को ड्राइव अवे यानी उन लोगों को रिमूव करना है वहाँ से, और क्या इस्टेब्लिश करना है, मुंडा राज, कि यहाँ पे सिर्फ मुंडास का राज रहेगा, यानी हमारा रूल रहेगा और हमारे पर कोई और रूल नहीं कर सकता है। तो ये बेसिकली इस मूवमेंट का क्या था, एम था, इसका ही पर्पज़ था। तो लेट अस सी कि बिरसा मुंडा थे कौन, क्यों, कैसे वो लीडर बने, क्यों लोग उनके फॉलोअर्स बन गए, क्यों लोगों ने उनको इतना प्रेफरेंस दी है, राइट। चलिए लेट अस स्टार्ट। द बिरसा द लीडर ऑफ द मुंडा उल्गुलान। बिरसा मुंडा वॉज बॉर्न इन द मिड 1870s, यानी कि बिरसा मुंडा की जब बॉर्न हुए थे तो वो टाइम था 1870s का। Having heard about the golden age when there were no Diku oppressors, he felt the necessity of rebelling against them to regain ट्राइबल लैंड एंड फ्रीडम। अब उन्होंने सुना था एक गोल्डन एज पीरियड के बारे में। गोल्डन एज पीरियड एक ऐसा पीरियड था यानी कि स्वर्ण युग के बारे में, कि जब डीकूस नहीं हुआ करते थे। डीकू कौन थे, आउटसाइडर्स थे। वो क्या करते थे, इनके ऊपर ऑपरेशर्स यानी प्रेशर डालते थे, इनके ऊपर ऑप्रेस करते थे, इन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। किस तरीके से कि उनके पहले लैंड एक्वायर कर लेते थे, फिर लैंड के राइट्स भी ले लेते थे, साथ में फिर इनको क्या करते थे, लोन लेने के लिए इनको क्या करते थे, फोर्स किया करते थे। ही फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ रिबेलिंग अगेंस्ट देम टू रीगेन ट्राइबल लैंड एंड फ्रीडम। तो इनको अब ये महसूस हुआ, इनको ये फील हुआ कि हमें एक बार फिर से रिबेल करना चाहिए, ताकि हम अपने जो हमारी जो लैंड है, जो हमारी ओनरशिप है, जो हमारी फ्रीडम है, जो उनसे सारी छीन ली गई है, वो सारी उनको रीगेन हो सके, वापस मिल सके। तो किस तरीके से लड़ाई स्टार्ट हुई तो वो देखते हैं। इन 1895 ही स्टार्टेड अ न्यू फेथ अर्जिंग पीपल टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर एंड बिलीविंग इन विचक्राफ्ट। तो उन्होंने 1895 में बिरसा मुंडा ने क्या किया, लोगों के अंदर एक मोटिवेशन दिया, लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आप ये जो लिकर वगैरह यानी कि जो शराब वगैरह पीते हो, ये सब पीना छोड़ दो, विलेज को क्लीन रखो, और ये जो विच क्राफ्ट में बिलीव करते हो ये सब भी क्या कर दो, बंद कर दो, इसे छोड़ दो। विच क्राफ्ट का मतलब हो गया जैसे सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस हो गई आपकी। हिज मैनी disciples saw him as an incarnation of God who possessed supernatural powers। जो इनके फॉलोअर्स थे, जो इनके फैंस थे, वो इनके अंदर एक पावर्स देखते थे, जैसे भगवान के अंदर शक्तियाँ होती ना, तो वो उनको लगता था कि ये इसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स हैं, तो उनको वो भगवान बिरसा भी कहते थे, जो इनके फैंस थे, जो इनके फॉलोअर्स थे। द पॉपुलैरिटी एंड पॉलिटिकल एम्स ऑफ बिरसा मुंडा अलार्म्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिरसा वांटेड टू डिराइव आउट द नॉन ट्राइबल्स एंड रीस्टैब्लिश मुंडा रूल। तो हुआ क्या, जब ये इतना फेमस हो गए बिरसा, लोग उनको भगवान की तरह ट्रीट करने लगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या हो गई, वो अलार्म्ड हो गई, एकदम अलर्ट हो गई कि ये सडनली ये पर्सन कौन है जो इतना पॉपुलर हो रहा है और पॉलिटिक्स में भी आगे आ रहा है, क्योंकि भाई लोगों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया था, लोगों को मोटिवेट कर लिया था। तो ब्रिटिश अब चाहती थी कि इसको क्या किया जाए, जो क्या चाहता है, सॉरी बिरसा मुंडा क्या चाहते थे कि ये नॉन ट्राइबल्स को हटाकर क्या इस्टेब्लिश कर सके, वापस से मुंडा रूल इस्टेब्लिश कर सके। ये सारी चीज़ों की न्यूज़ किसको मिल रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल रही थी। तो ब्रिटिश अथॉरिटी ने क्या किया, दे अरेस्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ ट्रेसन एंड रियोटिंग। तो उन्होंने क्या किया, किसके चार्जेस पर, ट्रेसन का मतलब हो गया आपका द क्राइम ऑफ हेल्पिंग आउट योर कंट्री एनिमीज, मतलब देशद्रोही एक तरीके से इनको
क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया कि तुम देशद्रोही हो और देश के जो एनिमीज़ हैं उनके लोगों का तुम साथ दे रहे हो। तो उस केसेस में इनको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया था। हालांकि उस समय फ़ाइन भी रखा गया था, बिरसा मुंडा को अरेस्ट करने के लिए अवार्ड रखा था, अवार्ड था करीब 500 रुपीज़ का, कि जो भी बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि किसके केस में रखा था, सिद्धू और कानू मुर्मू का मैंने आपको बताया था ना 10,000 रुपीज़ रखा था, वैसे ही बिरसा मुंडा के लिए भी इन्होंने रखा था कितना, 500 रुपीज़ का। एंड ही वॉज जेल फॉर 2 years बट रिलीज इन 1897। Soon after his release, बिरसा renewed his old activities organizing a fighting force। तो 2 साल के लिए इन्हें जेल में रखा तो गया था, लेकिन जब ये रिलीज़ हुए तो ये वापस अपनी उन्हीं एक्टिविटीज़ में क्या हो गए, फिर से इन्वॉल्व हो गए और फिर से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया सब कुछ, लोगों को साथ मीटिंग्स स्टार्ट करी, लोगों को एनकरेज किया लड़ने के लिए। ही एडवाइज मुंडा फार्मर्स नॉट टू पे रेंट टू ज़मींदार। अच्छा, जो ज़मींदार रेंट कलेक्ट करने आते थे तो इन्होंने लोगों को एडवाइस किया, मुंडा फार्मर्स को, क्योंकि मुंडा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मुंडा ट्राइब से ना ये लोग, तो उनको इन्होंने एडवाइस किया कि कोई ज़रूरत नहीं है ज़मींदारों को क्या देने की, रेंट पे करने की। द मुंडास अटैक मिशनरीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड पुलिस स्टेशंस। तो लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो ऑब्वियस ही बात है ये लोग अटैक करेंगे। दे रेज्ड अ वाइट फ्लैग एज द सिंबल ऑफ बिरसा राज। तो इन्होंने शो किया कि अब बिरसा का राज है, क्योंकि लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। तो बिरसा के राज को शो करने के लिए इन्होंने कौन से कलर का फ्लैग उठा लिया, वाइट कलर का फ्लैग शो किया। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कब मूवीज़ में आप देखते हो, पुरानी जो आपकी हिस्टोरिकल मूवीज़ होती है उसमें जब लड़ाई होती है तो ये लोग फ्लैग दिखाते हैं, ऑरेंज कलर, वाइट कलर, ब्लैक कलर का भी फ्लैग दिखाते हैं। तो ये सारे कलर जो होते हैं ये डिफरेंट सिचुएशंस को डिनोट करते हैं। इन February 1900 द बिरसा वॉज अरेस्टेड अगेन एंड ही पास अवे इन जेल। तो 1900 में बिरसा की क्या हो जाती है, अरेस्ट करते हैं, तो जब उनकी जेल में ही डेथ हो जाती है। हालांकि कहते हैं इनको डिसीज़ हो गई थी, ये बताया जाता है ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है कि इनको कोई डिसीज़ हुई थी। तो एक तरीके से एक मिस्ट्री है कि इनकी डेथ कैसे हुई। विद दिस डेथ द मूवमेंट फेडेड अवे, और इसी के साथ में मूवमेंट क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। आउटकम ऑफ द मुंडा रेबेलियन, आउटकम क्या निकला है इस मुंडा रेबेलियन का, वो ये था, द मुंडा रेबेलियन लेड टू द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908। मतलब अब हम ये देख रहे हैं कि इसका एंड क्या हुआ। हमने हर लड़ाई का क्या देखा, एंड देखा ना, संथल रिवोल्ट देखा हमने, खोंड रिवोल्ट देखे, तो वैसे ही इसका भी हम आउटकम देखने जा रहे हैं। विच ट्राई टू हेल्प द मुंडास बाय बैनिंग बेत पेगारी एंड एश्योरिंग लोकल कस्टमरी लैंड राइट्स टू देम। तो जो मुंडा रेबेलियन हुआ था छोटा नागपुर में, तो एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1900, जिसमें यह किया गया कि मुंडास के ऊपर जो बेत बेगारी यानी कि फोर्स लेबर उन्होंने बना रखा था वो सब बंद कर दिया गया सारे, ठीक है, और उनके जो लैंड एक्वायरिंग राइट्स थे वो उनको वापस दे दिए गए। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल्स टू अटेंड टू द ग्रीवेंसेस ऑफ द मुंडास। और एक गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट ने ऑफिशियल्स को यानी ऑफिसर्स अपॉइंट किए जिन्होंने क्या किया, मुंडास के सारे ग्रीवेंसेस को क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है कंप्लेंट अबाउट बीइंग ट्रीटेड इन एन अनफेयर वे, कि उनके साथ क्या क्या अनफेयर चीज़ें हुई हैं वो उन सबको क्या करेगा, सॉर्ट आउट करेगा। कौन, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स। द मूवमेंट शोड दैट द ट्राइबल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिसेस इन्फ्लिक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये मूवमेंट ने क्या दिखाया कि ट्राइबल जो थे इनके अंदर कैपेसिटी थी कि वो प्रोटेस्ट कर सके जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था। So these were the main points of the outcome of the Munda rebellion. Tomorrow we will see Khasi revolt. That's all for the day. Thank you. Keep revising.